नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी में दीपशिखा में। आज हम करने वाले हैं बच्चों आपके कृतिका का चैप्टर नंबर 3, है ना। तो बच्चों ये लास्ट चैप्टर है, आज्ञे जी का है। तो आज हम यही करेंगे। उन्होंने लिखा है मैं क्यों लिखता हूँ। बच्चों कृतिका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर की आती है। 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 नंबर के आपके लिए आएंगे। 3 क्वेश्चन जिनमें से आपको 2 करने होते हैं, तो 8 नंबर के हो जाती है बच्चों कृतिका। तो हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार चैनल को सर्च कीजिए और अपने दोनों चैप्टर पढ़िए, ठीक है। तो आज हम करते हैं बच्चों मैं क्यों लिखता हूँ। चलिए जान लेते हैं थोड़ा बहुत आज्ञे जी के बारे में। आज्ञे जी का पूरा नाम क्या है बच्चों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, ठीक है। आज्ञे इनकी उपाधि है, इनको उपाधि मिली हुई है। तो ये जो आपके चैप्टर है बच्चों, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। इसमें लेखक अपने मन के भावों को बताना चाहते हैं कि मैं आखिर लिखता क्यों हूँ, क्यों लिखते हैं। आप बताइए, सोच के देखिए कि आखिर क्यों लिखते हैं। कोई कारण तो आपके दिमाग में आते होंगे। देखिए लिखने के बच्चों अलग अलग कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई नौकरी करता हो तो एडिटर उससे कहे कि ये लिख के देना है तो वो लिखे। हो सकता है किसी को बहुत ही अच्छा लगता है लिखना, उसको मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो अपने मन के भावों को उद्गत करने के लिए लिखता हो, है ना। और बच्चों क्या कारण हो सकते हैं? देखिए कोई हो सकता है कि समाज को कोई अनोखा मुखड़ा दिखाना चाहता हो कि यार तुम ऐसे हो और तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए लिखता हो। और क्या कारण हो सकते हैं बच्चों? कोई शायद किसी इंसिडेंट को देख के किसी को कुछ महसूस हुआ और वो चाहता है कि ये बात सबको पता लगे, है ना, तो इसलिए लिखता हो। तो बस यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, जिनको हम आज्ञे कहते हैं, वह अपने मन के भावों को बताएंगे कि आखिर मैं क्यों लिखता हूँ। ये तो आपको चैप्टर का नाम देख के ही समझ आ गया होगा कि क्या कह रहे हैं वो, मैं क्यों लिखता हूँ। चलिए तो हम भी जान लेते हैं आखिर लेखक क्यों लिखते हैं। देखिए क्या कहते हैं आज्ञे जी, कहते हैं मैं क्यों लिखता हूँ। यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है। खुद ही कह रहे हैं बच्चों कि आपको ये लगेगा, एक बार को तो कई बच्चों का दिमाग खराब होगा कि मैं क्यों लिखता हूँ, कि राइटर खुद ही कहना चाहते हैं तो मत लिखो, क्यों लिख रहे हो। फिर कहेंगे कि अरे ये कैसी बात हुई, लिख तुम रहे हो और पूछ हमसे रहे हो, है ना। तो ऐसे ही आज्ञे जी कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। यह क्वेश्चन तो बड़ा सरल सा जान पड़ता है कि बहुत बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका जो आंसर है वो बहुत ही कठिन है। तो क्या कठिन है देखिए, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है ना जाने संभव भी है या नहीं। तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ ये बताना आसान भी है, लेकिन ऐसे वाक्यों में शब्दों को पिरो के कैसे बताऊं आपको कि मेरा ये लिखना आसान है या कठिन है, कि मैं क्यों लिखता हूँ। क्या कहते हैं फिर, इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। अब कह रहे हैं इसके कारण तो बहुत हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उन कारणों को बताऊं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है, जो आपको उपयोगी हो, मैं वही बातें आपको बताऊं। फिर क्या बताते हैं देखिए, एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। देखिए ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि एक बात तो राइटर खुद कहते हैं कि मैं ये खुद जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। क्योंकि क्या है, जैसे उनके मन में जो विचार आ रहे हैं, अब उन्होंने उनको लिख दिया, तो वो जब उनको बाद में पढ़ेंगे तो उन मन के भावों विचारों को हो सकता है वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने खुद के पन्ने पढ़े, अपनी डायरी में लिखा हुआ पढ़ा, तो उनको समझ आया, अच्छा मेरे दिमाग में ये झामा चल रहा था, मैं ये ऊहा पोहा में था, मैं ये सोच रहा था, इसलिए मैंने ये सब लिखा। तो राइटर कहते हैं कि मैं ये खुद जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो पहला कारण तो हो गया ये। फिर कहते हैं लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता कि वो क्यों लिख रहे हैं। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, लिखकर हाँ लेखक उस अभ्यंतर विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं कि
इससे मेरी आभ्यंतर विवशता निकल के आ जाती है। आभ्यंतर विवशता क्या होती है बच्चों? जो हमारे मन के अंदर जो चल रहा है ना, जो चक्रव्यूह चल रहा है, जिसको हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो हमारे मन के अंदर अंदर चल रहा है, हम उनको लिख दें तो हमें खुद ही पता चल जाएगा, हमारे मन को शांति मिलेगी। तो अज्ञे जी कहते हैं कि मेरे अंदरूनी दिमाग में और मन मस्तिष्क में जो बातें चल रही हैं वो मुझे समझ में आ जाती हैं कि मेरे अंदर क्या चक्रव्यूह चल रहा था। फिर कहते हैं देखिए कि आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए मैं लिखता हूँ। वही वाली बात बच्चों, आंतरिक विवशता जो उनके मन मंदिर में जो बातें चल रही थी उनसे वो मुक्त हो जाते हैं लिखने के बाद में, कि हमने लिख दिया उसके बाद में मन इतना हल्का हो जाता है। क्या होता है बच्चों, बहुत से लोग अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी क्या होता है आप जानते हैं? बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी तो आप ये मानिए बड़बोला होता है, उसके मन में जो आएगा वो सबसे कह देगा कि मैं ये सोच रहा था, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, सब कुछ कह देगा। अंतर्मुखी क्या होता है बच्चों? इंट्रोवर्ट। वो अपनी बातें ज्यादातर लोगों से शेयर नहीं कर पाते, अपने आप में ही उलझे से रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है वो उलझे व्यक्तित्व के धनी होते हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत सुलझा होता है, लेकिन वो अपनी बातें ज्यादातर लोगों से शेयर नहीं कर पाते। तो यही हाल है अज्ञे जी का। अज्ञे जी कहते हैं कि मैं अपनी आंतरिक विवशता से मुक्त हो सकूं, मैं इसलिए लिखता हूं। फिर देखिए कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सबका लेखन ही कृति होता है, सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ भार की विवशता से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तगाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। देखिए अब बच्चों ये क्या कह रहे हैं कि क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने आंतरिक उनसे जूझ रहा है, मुसीबतों से इसलिए लिखता है। सबका लिखने का कारण अलग अलग हो सकता है किसी को कोई संपादन कार्य मिला है, किसी को कोई लिखने के लिए मिला है, हो सकता है कोई अर्थ के लिए। अर्थ क्या होता है बच्चों? रुपया पैसा। क्या आप ये स्टोरी लिख दो पैसा मिलेगा, तो कुछ इसलिए लिखता है ना। तो इसी को बताते हैं कि हो सकता है कुछ संपादकों के आग्रह से लिख रहा हो, कुछ प्रकाशक के तगाजे से लिख रहा हो, प्रकाशक बोल रहा हो कि जल्दी करो प्रिंट होने के लिए जाना है ना, तो वो इसलिए लिख रहा हो। कुछ कह रहे हैं आर्थिक आवश्यकता, अर्थ की आवश्यकता और रुपए पैसे की जरूरत हो, इसलिए लिख रहा हो। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सन्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का है। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता। क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? वो कहना चाह रहे हैं कि जो अपने मन के ऊहापोह से लिखता है ना, उसकी कृति से, कृति मतलब उसकी रचना से ही पता चल जाता है। जिसने पैसे के लिए लिखा है, जिसने संपादक के आग्रह से लिखा है, उसकी जो चीजें होती है, लेखन शैली होती है, वो अलग होती है ना। जो अपने मन की बात है ना, वो अपने अनुभव, अपनी अनुभूति जो शेयर करना चाह रहा होता है, उसके लिखने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। तो कहते हैं कि वह मानव भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। क्या कह रहे हैं कि कौन भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है? वो कहना चाह रहे हैं कि जो अपने मन के भावों को लिखता है ना, उसका लेखन ही बता देता है कि उसने यह क्यों लिखा है, क्योंकि उसके मन के जो भाव होते हैं वह उसमें ऐसे प्रकट होते हैं जैसे दीपक जल गया हो, है ना। चलो, यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व तो बहुत होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? कहाँ पर आत्मानुशासन और उसके मन का भाव बहुत होता है? जहां पे वो अपने मर्जी से लिख रहा है। तो कह रहे हैं कि उसके स्वभाव का पता चल जाता है, मैंने बताया ना आपको। और वो सेल्फ कितना डिसिप्लिन्ड है, क्या लिखता है क्या नहीं लिखता, तो वो भी उससे, उसकी जो रचना है उससे सब कुछ पता चल जाता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस भारी दबाव के लिख ही नहीं पाते। आप कह रहे हैं कुछ तो इतने आलसी होते हैं कि वो लिख ही नहीं पाते। जब तक उनको बाहरी दबाव ना दिया जाए, जब तक उनसे प्रकाशक ना झगड़ा करे, जब तक उनको संपादक सुनाए नहीं, तो कैसे होते हैं? आलसी जीवड़े होते हैं, वो कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन कह रहे हैं इसी के सारे उनके भीतर की विवशता स्पष्ट होती है। यहाँ कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक कि घड़ी का अलार्म ना बज जाए। कई बार क्या होता है बच्चों कि मॉर्निंग में हमारी नींद खुल गई,
लेकिन हम ऐसे ही आलसियों की तरह पड़े रहते हैं, सोचते हैं अलार्म बजेगा, अलार्म भर रखा है, अलार्म बजेगा तब हम उठ जाएंगे, है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं आगे जी कि क्या है कि इसको भी मैं बुरा नहीं मानता कि कुछ लोग भारी दबाव से लिखते हैं, वो भी अच्छा है क्योंकि वो आलसी हैं। जब तक भारी दबाव ना पड़ेगा तब तक वो लिखेंगे ही नहीं। और जो अपने मन से लिखते हैं उनकी रचना से ही क्या पता चल जाता है कि वो कितने सेल्फ मोटिवेटेड है, वो कितने कैसे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन है कि इस टाइम पे मुझे लिखना है तो लिखना है। और उनके लिए कोई बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, उनकी सारी प्रेरणा उनके अंदर ही होती है कि मुझे इस टॉपिक पे लिखना है। उनके पास विचार होते हैं, अपने भाव होते हैं, और क्या उठाते हैं, अपनी कलम उठाते हैं और अपने मन के भावों को एक पन्ने में उकेर देते हैं, है ना। हम भी कुछ लिखते हैं तो कभी रूबरू होंगे, कभी लाइव क्लास में तो आपको सुनाएंगे। जैसे देखिए अब कह रहे हैं इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लेता है। देखो जो बाहरी दबाव था ना उसको सहायक यंत्र बता रहे हैं कि सहायक यंत्र ही हो गया, जो वो हेल्पर है, नहीं तो दबाव नहीं आएगा तो आलसी लोग करेंगे नहीं, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसे, मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई मेरे से हल्ला मचाए कि ये कर लो कर लो कर लो, मैं तभी उस काम को करूंगा। कहते हैं कभी उससे बाधा भी नहीं होती, और उनसे कोई कुछ कहे भी कि यार इस टॉपिक पर लिखना है आगे जी, ये आपका ये है विषय और इस पर लिख के दीजिए, तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती, वो उस पर लिख देते हैं। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। अब जैसे आलसी लोगों के लिए अलार्म का उदाहरण दे रहे थे ना आगे जी कि जब तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, नींद भी खुल जाए तो भी जब तक अलार्म नहीं बजेगा, तो कह रहे हैं कि अगर अलार्म का ही उदाहरण मैं अपने लिए मानूं तो मैं तो क्या करता हूँ, अगर मेरी नींद खुल गई तो उठ भी जाता हूँ, और अलार्म बजेगा तो उसका भी मुझे बुरा नहीं लगता, अलार्म को भी बंद कर देता हूँ। सेम ऐसे ही है कि भारी दबाव जब आता है तो भी लिख लेता हूँ, और जब मेरा मन की प्रेरणा होती है तो भी लिख लेता हूँ। यह भीतरी विवशता क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। अब कह रहे हैं भीतरी विवशता, बाहरी विवशता तो समझ आ जाती है बच्चों, है ना, लेकिन भीतरी विवशता, अपने मन के अंदर क्या व्यवस्था चल रही है कि मुझे लिखना है, वो कह रहे हैं कि बाहरी व्यवस्था को वर्णन करना तो बहुत सरल है, लेकिन अपने भीतर की व्यवस्था का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। क्या वह नहीं होती है बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। अब उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि कैसे कठिन होती है, कि कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। आप कह रहे हैं मैं एक कविता बताता हूँ, उससे मेरी बात तुम लोगों के लिए कैसे स्पष्ट हो जाएगी कि मन की जो व्यवस्था होती है उसको लिखना कठिन होता है और बाहरी दबाव के कारण लिखना सरल होता है। देखिए, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ। अब क्या है, साइंस स्ट्रीम से थे आगे जी, तो बता रहे हैं कि मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था और मेरी जो पढ़ाई है इसी फील्ड में हुई है सारी। तो कह रहे हैं कि मैं रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचा जहां अणु का भेदन, बच्चों जहां एटम, मॉलिक्यूल्स और ये सब पढ़े जाते हैं। तो कह रहे हैं कि वो सब चीजें मेरे समझ में आने लगी। कहते हैं कि रेडियोधर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सबका पुस्तक या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था, फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा। अब क्या बता रहे हैं, देखिए अब ये बताएंगे अपनी मेन कहानी, जो आपका चैप्टर जिस पर बेस्ड है, हिरोशिमा और नागासाकी का, है ना। तो हिरोशिमा वाली ये घटना बताते हैं कि ये सब कुछ मैंने पढ़ा था कि कैसे रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, है ना, और क्या होता है एटम, तो वो सब बता रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ पढ़ रखा था। लेकिन जब हिरोशिमा वाली घटना घटी, है ना, जापान में हिरोशिमा वाली घटना घटी, तब वो बताते हैं कि तब मुझे क्या फील हुआ, जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। कि तब इन्होंने पढ़ा, न्यूज़पेपर में आया, खूब सारे न्यूज़पेपर में आया, तो इन्होंने पढ़ा कि कितना बुरा हाल हुआ, कितनी दयनीय घटना थी वो। उसके बाद भी अब भी असर दिखता है बच्चों वहां पर, कितनी पीढ़ियां बदलने के बाद भी। तो वो कहते हैं कि जब मैंने उसका असर पढ़ा कि उसका असर लोगों पे क्या हुआ है, तो कहते हैं कि जब क्या हुआ, इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गए। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। होता है कि नहीं होता
बच्चों बुद्धि का विद्रोह होता ही है कि ये क्या था। पहला क्वेश्चन ये आता है, ये क्या था और ये क्यों था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। कहते हैं कि मैंने स्वयं ने भी लिखा, जो हिरोशिमा वाली घटना थी मैंने उस पर खुद ने भी लिखा, लेकिन क्या कहते हैं बच्चों देखिए, पर अनुभूति के स्तर की जो व्यवस्था होती है ना, अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है, अनुभूति क्या होता है बच्चों, देखिए अनुभूति क्या होता है, एक होता है एक्सपीरियंस, अनुभव करना। तो हमने जैसे कोई दुखी है तो हमने देखा हाँ दुखी है, आप ये सपोज कीजिए कि किसी का कोई घर में बहुत बुरा हो गया ना, किसी का जवान बेटा मर गया, तो उसके जो दुख में हम फील कर लेते हैं, हम एक्सपीरियंस होता है कि हाँ इसके साथ बहुत बुरा हुआ, ये दुखी है। लेकिन क्या हो बच्चों, जब हम अंदर तक घुस के सोचे, हम उसके दुख को अपना दुख मान लें, है ना, मतलब ना हमारा मन शांत हो ना हमारा दिमाग शांत हो, तो वही अनुभव किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, अनुभूति में, कि जैसा वो इस चीज के लिए एहसास कर रहा है, जैसा उसको महसूस हो रहा है, वही स्वयं हमको महसूस हो, वही होती है बच्चों अनुभूति। तो यहाँ पर अज्ञे जी यही कहते हैं कि मैंने लेख तो लिखा, लेकिन जब उस अनुभूति के स्तर पर पहुंचते हैं कि जो सेम चीज हमें फील हो, तब लिखना बड़ा दुर्लभ हो जाता है कि फिर हमें समझ नहीं आता। कहते हैं कि ऐसे अनुभूति को हम अनुभूति कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो बौद्धिक स्तर से भी दूर की बात होती है ये, और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है, इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यो युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते हैं। कह रहे हैं कि मैंने वही पूर्वी सीमा में भारत की में देखा था कि ना कैसे बम फेंकते और बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं, तो वो भी मैंने ये सीन देखा था। लेकिन जैसे हिरोशिमा वाली जो घटना थी उसने तो मेरे मन मस्तिष्क को बिल्कुल ही झकझोर दिया। कहते हैं जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उसके एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव का नाश अनुभव तो कर ही सका था। क्या कह रहे हैं, देखो क्या होता है बच्चों, समुद्र में क्या डालते हैं, ये समुद्र में बम फेंक देते हैं मछलियों को इकट्ठा करने के लिए, मछलियां फिर उनका मछली की सेलिंग होती है। तो कहते हैं कि मेरे को तो वो घटना भी दयनीय लगती थी कि क्या होता कि समुद्र में बम फेंक दिया और मछलियां मर गई। कहते हैं कि लेकिन उनका अपव्यय देखिए, वह क्या होता है बच्चों, खर्चा, है ना, वह क्या होता है खर्चा, और अपव्यय क्या होता है अत्यधिक खर्चा, अल्पव्यय क्या होता है बच्चों कम खर्चा, मितव्ययी, मितव्यय सुना होगा कि बिल्कुल नाम मात्रा का खर्चा। तो कहते हैं उनको आवश्यकता इतनी नहीं थी, लेकिन उनको अब आदत हो गई है अति की। तो कहते हैं कि वो भी मुझे तो क्या लगता था, मैं उसको अनुभव करता था तो वो भी मुझे बुरा लगता था। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया। आप कह रहे हैं मैं जापान जाने का मुझे अवसर मिला तो मैं हिरोशिमा भी जाके आया, और वह अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियो धर्मी पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे, वर्षों लग गए बच्चों, है ना, वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। अब देखिए वही अनुभव और अनुभूति आएगी कि क्या कह रहे हैं कि मेरे को जापान जाने का मौका लगा तो मैं जापान गया, है ना, हिरोशिमा गया, और मैंने वहां उस अस्पताल में भी गया जहाँ पे लोग वर्षों से उस रेडियो धर्मी तत्व के चक्कर में दुख पा रहे थे। तो कह रहे हैं कि अब तक तो मैं बस पढ़ा था, सुना था और सोच रखा था, लेकिन जब उनको उन्होंने अपनी आंखों से देखा तब उनको वो अनुभूति हुई। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। देखिए वही जो मैंने बताया, अनुभव तो हम केवल सोच सकते हैं, है ना, कि ये हमें ये चीज को फील कर लिया हमने, अनुभव हो गया, लेकिन अनुभूति अब क्या हुआ उनको, सेम जैसे जो लोग वहां दर्द में थे वो दर्द महसूस हुआ। तो कह रहे हैं वो अनुभूति तो कल्पना से अत्यंत दूर वाली चीज है, कि जैसे हम सोच सकते हैं उससे भी बहुत बड़ी चीज है कि जब किसी के दर्द को बिल्कुल ही ऐसे अपना बना के सोच लेना। तो कह रहे हैं कि जो आंखों के सामने था, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। क्या अनुभूति का बता रहे हैं कि अनुभूति कैसे होती है।
तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसौटी। कह रहे हैं हिरोशिमा में मैंने सब कुछ देखा लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि मुझे अनुभूति की आवश्यकता थी। एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। देखो बच्चों, ये दिखाई है आपके, है ना, ये पत्थर जला हुआ है। उस रेडियोधर्मी उसके चक्कर में जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए तो ये एक पत्थर है जो जल चुका है ना। और क्या है इस पे, ये क्या महसूस हो रही है आपको बताओ, एक इंसान की छाया, है ना, महसूस हो रही है ना। तो कह रहे हैं क्योंकि पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है, विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी। देखो वो आदमी तो साथ के साथ खत्म हो गया होगा पूरा, जो आसपास के आगे बढ़ गई उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया, जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समुची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिख गई। अब इस पत्थर को देखकर जो अनुभूति उनको हुई है कि कितनी दर्दनीय स्थिति रही होगी, क्या रहा होगा, इंसान की कैसी विवशता होगी, कितने दुखों से कष्टों से चिल्लाए होंगे कि ये तो क्या हुआ होगा, जैसे इस पे रेस पड़ी होंगी आदमी तो भाप बन गया होगा। तो उसकी जो छाया थी वो इस पत्थर पर अंकित हो गई बच्चों। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, ऐसे फील होता है ना, ओ एकदम से कि उनको ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग गया और डूब गया। ऐसा फील हुआ कि सूरज अभी अभी निकला और डूब गया, अस्त हो गया। मैं कहूं कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। अब उनको एकदम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ बच्चों कि जैसे वो उस समय वहीं थे और वो खुद इस विस्फोट का एक हिस्सा बन गए हों। इसी में से वह विवशता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। जब वो जापान से लौट आए बच्चों, जब रेलगाड़ी में बैठे थे, इंडिया में आ गए थे, जब ट्रेन में बैठे थे, तब इन्होंने वो हिरोशिमा पर कविता लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। अनुभूति प्रसूत मतलब बच्चों अनुभूति से उत्पन्न हुआ, है ना। तो उन्होंने वो हिरोशिमा कविता कब लिखी, वो उनकी अनुभूति से निकली, पूरे एक्सपीरियंस से निकली। उन्होंने ऐसे महसूस किया जैसे मैं इस परमाणु विस्फोट का स्वयं हिस्सा रहा हूं। तो चलिए एक बार उनकी वो कविता देख लेते हैं। देखिए ये हिरोशिमा 1959 में अरियो कर्णा प्रभावा में ये प्रकाशित हुई थी आगे जी की, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, आपको बस कविता पढ़ते ही समझ आ जाएगी। देखिए लिखते हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। बच्चों परमाणु विस्फोट हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा, ऐसे जैसे आसमान में सूरज निकल आता है। तो उनको कैसा महसूस हुआ कि जब हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया होगा तो नगर के चौक पर, सिटी के बीचों बीच कैसा लगा होगा कि जैसे एकदम से सूरज पृथ्वी पे आ गया है और सूरज ने क्या उगल दी है, गर्म हवा। देखिए कहते हैं धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। जब सूरज को हम धरती पे फील करेंगे बच्चों, एकदम नगर के चौक पे फील करेंगे तो क्या होगा कि धूप बरसेगी, लेकिन कहां से, क्षितिज से नहीं, आसमान से नहीं, कहां से, धूल भरी मिट्टी से। मतलब इतना बड़ा विस्फोट जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। क्या कह रहे हैं, मानव तो शैडो बन के, शैडो भी नहीं दिखी, मानव ऐसे उड़ गया, पूरा इंसान ऐसे उड़ गया। और क्या कह रहे हैं, सब मानव कैसा हो गया, दिशाहीन हो गया कि किधर जाना है कहाँ नहीं जाना, सब कुछ चकाचौंध। ये सूरज कैसा था, सूरज पूरब से नहीं उगा, सूरज नगर के चौक से उगा था। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों। क्या कह रहे हैं, देखिए काल सूर्य के रथ के, कि काल सूर्य के रथ के जैसे अरे, अरे मतलब पहिए, पहिए टूट गए हों। जैसे काल आ गया सूर्य के रथ पे सवार होकर और उसके पहिए टूट गए, जहां जो मिला उसी को अपने साथ ले गया।
दसों दिशाओं में, कंप्लीट 10 दिशाओं में कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। कह रहे हैं था तो मात्र कुछ क्षणों का यह सीन, लेकिन कैसा विध्वंसकारी था, जो सब कुछ ध्वस्त कर गया। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। देखिए बच्चों, उसमें कैसा हुआ, मतलब इतनी तेज थी वो किरणें कि मतलब सब कुछ भाप बन गए इंसानों की। ऐसे जैसे धूप में क्या होता है, शैडो बनती है ना, और दोपहरी में लंबी लंबी शैडो बनती है, तो आगे जी कहते हैं कि ऐसे शैडो नहीं बनी थी, इंसान तो भाप होकर उड़ गया पूरा। झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। देखिए ये कितनी अच्छी लाइन है, मानव का रचा हुआ सूरज। वो परमाणु बम इंसान, भगवान ने तो नहीं बनाया था, इंसान ने बनाया था, और उसका विध्वंस भी किसने किया, मतलब इंसान नहीं करा, इंसान ने ही इंसान के ऊपर डाला। तो कहते हैं कि वो किसी भगवान का रचा हुआ नहीं था। जैसे सूरज को तो हम क्या प्राकृतिक मानते हैं, भगवान की देन मानते हैं, लेकिन वो तो इंसान का ही बनाया हुआ था, और इंसान को ही भाप बनकर निकल गया। पत्थर पर लिखी हुई है जली हुई छाया मानव की साखी है। अब कह रहे हैं जो पत्थर पे जो एक चित्र ऊपर आता ना, तो उसको कहते हैं कि मानव की जली हुई छाया, जले हुई पत्थर पर एकदम जो फील हुआ उनको, क्या कहें, वो कहते हैं मैं निशब्द हूं कि ये इन मानव की ही साखी है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर आगे जी का मैं क्यों लिखता हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आप एक बार इसके क्वेश्चन आंसर करके देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आते तो मेरे को तो करानी है, मैं आपको कराऊंगी, तब तक आप इसको पढ़िए, सीखिए, समझिए। और क्लास पसंद आए बच्चों तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।